वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बादशाह में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें वीडियो को। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब तक हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव पुरुषों में पेशाब और शुक्राणु दोनों के लिए एक साझा मार्ग का निर्माण करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद जरूर रखना है आपको कि पेशाब और शुक्राणु दोनों के लिए एक साझा मार्ग निर्माण करता है, वो क्या है। ठीक है, तो देखिए चार ऑप्शन दिए हैं आपको, कोई एक बताना है। डिंबवाहिनी, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और शुक्रवाहिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मूत्र मार्ग। ठीक है, यानी कि दोनों के लिए एक साझा मार्ग निर्माण करता है यूरेथ्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऊतक क्या है। आपको बताना है ऊतक क्या है। ठीक है, तो देखिए ऊतक कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिका जो उत्पत्ति, बनावट और कार्य में एक जैसी है। ठीक है, कोशिका जो उत्पत्ति और बनावट कार्य में एक जैसी हैं, वो क्या होते हैं, यू ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, जो कि कॉमन होते हैं। कोशिका जो व्यक्ति उत्पत्ति, बनावट और कार्य में एक जैसी होती है, उनको ही ऊतक बोलते हैं। अगर इनके बनावट की बात करेंगे तो सबसे पहले सेल की बात करते हैं, तो सेल्स हो जाता है। ठीक है, तो सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं जिन्हें हम ऊतक बोलते हैं। ठीक है, टिश्यू बनाते हैं जिन्हें हम ऊतक बोलते हैं, और टिश्यू बना मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और ये ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, ये ऑर्गन सारे मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। टिश्यू क्या है, कोशिका जो उत्पत्ति, बनावट और कार्य में एक जैसी होती हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अलैंगिक प्रजनन के एक प्रकार को चिन्हित करें जिसमें एक पौधे के हिस्सों जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि के माध्यम से प्रजनन कार्य शामिल है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। नवोदित, वनस्पति प्रसार, विखंडन या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वनस्पति प्रकार। ठीक है, वानस्पतिक प्रकार हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अलैंगिक प्रजनन के एक प्रकार को चिन्हित करना है, वो कौन सा प्रकार है, वानस्पतिक प्रसार है, जिसमें पौधे, जड़, तना, पत्तियां आदि के माध्यम से प्रजनन कार्य शामिल हो जाता है। किसकी वजह से, वानस्पतिक प्रसार की वजह से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन एक परजीवी के रूप में पोषक तत्व पौधों से प्राप्त करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक परजीवी के रूप में पोषक तत्व पौधों से प्राप्त करता है। तो देखिए इनमें से कौन सा है जो पोषक तत्व पौधों से प्राप्त करता है, वो हो जाएगा हमारा अमर बेल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमर बेल पोषक तत्व पौधों से प्राप्त करना। इसका मतलब ये यह पूछ रहा है, ऐसे पौधे जो खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं। ठीक है, जो दूसरे पौधों का खाना खाते हैं, उनको बोला जाता है पोषक तत्व पौधों से प्राप्त परजीवी। ठीक है, वो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमरबेल। ठीक है, अगर अमरबेल की बात करेंगे, ये अपना खाना क्यों नहीं बना पाती है, तो ये इसके पास क्लोरोफिल ही नहीं होता है। जब इसके पास क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो ये अपना खाना नहीं बना पाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कई विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है, कई विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा है इसमें जो कई विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है, मल्टीपल फिशन करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है ये एक मलेरियन पैरासाइट है। क्या है, ये एक मलेरियन पैरासाइट है जो मलेरिया फैलाता है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है ये एक मलेरियन पैरासाइट है जो कि मलेरिया फैलाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मल्टीपल फिशन कौन करता है, प्लाज्मोडियम करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुष्प के केंद्र में निम्न में से कौन मौजूद होता है।
यानी कि जो हमारा फ्लावर होता है, पुष्प होता है, उसके केंद्र में निम्न में से कौन मौजूद होता है वो हमें बताना है। तो देखिए पुष्प के केंद्र में होता है मौजूद स्त्री केसर, ठीक है, कार्पेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्पेल पुष्प के केंद्र में मौजूद होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कार्पेल के कितने भाग होते हैं। तो कार्पेल के भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा भाग होता है स्टाइल, ठीक है, स्टिग्मा, और तीसरा हमारा होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। कार्पेल के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ये 3 टाइप होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से किस पौधों में कलियों का जन्मपर्ण कोर के कटाव में होता है? ठीक है, कौन से पौधों में कलियों का जो जन्मपर्ण होता है कोर के कटाव में होता है, आपको बताना है। तो देखिए वो होता है ब्रायोफाइटा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कलियों का जन्मपर्ण जो कि कोर के कटाव में होता है वो ब्रायोफाइटा में होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लैंगिक प्रजनन में माता पिता का योगदान देते हैं। ठीक है, जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें माता पिता का कितना योगदान रहता है वो हमें बताना है। तो ठीक है, तो देखिए ये 2 तरीके से आपके प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक होता असेक्सुअल, ठीक है, एक होता है असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। ठीक है, ये 2 तरह के हमारे प्रोडक्शन होते हैं। अब देखिए इस असेक्सुअल में क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनके जैसा इनके ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। ये इंसानों के बारे में नहीं होता है। ठीक है, ये किसके बारे में होता है? पौधों के बारे में होता है। ठीक है, असेक्सुअल में क्या होता है, जो इन पेरेंट्स के जैसा ही ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं वो क्या होते हैं? असेक्सुअल होते हैं। और सेक्सुअल कौन होते हैं? ये एनिमल्स, ह्यूमंस के द्वारा देखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा असेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में। अब बात करते हैं लैंगिक प्रजनन में माता पिता का कितना योगदान रहता है। तो देखिए 50% जीन्स जो होते हैं वो पिता के रहते हैं और 50% जीन्स होते हैं जो माता के रहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं ये आधे जीन्स होते हैं, आधे आधे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हाफ ऑफ देयर गन्स। ठीक है, यानी कि आधे आधे और अपने आधे जीन्स का हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा जीव पुनर्जनन और कुड़म बंधन के माध्यम से उत्पन्न हो सकता है? ठीक है, कौन सा जीव होता है जो पुनर्जनन और कुड़म बंधन के माध्यम से उत्पन्न हो सकता है? तो वो हो सकता है हाइड्रा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रा जो होता है वो ऑर्गेनाइज्म कैन प्रोडक्शन बाय रीजनरेशन बाय बडिंग। ठीक है, जो रीजनरेशन और बडिंग के माध्यम से हो सकता है वो कौन होता है? वो हाइड्रा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है कि मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है वो आपको बताना है। ठीक है, निम्न मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क पिंड, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो ब्रेन होता है उसके 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मिड, ठीक है, एक होता है हाइंड और एक तीसरा होता है फॉर ब्रेन का। किसका होता है? फॉर ब्रेन का। अगर बात करते हैं अपने दिमाग का सबसे बिगेस्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अपने दिमाग का सबसे बिगेस्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे तो वो होता है हमारा सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। ये दिमाग का सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है। कौन सा? सेरिब्रम। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में, निम्न में से कौन मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो वो होता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, मुख्य सोचने वाला भाग होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर 5 आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुझे अच्छे लगे थे इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिए। 5 क्वेश्चन होने के बाद मैं आपको फिर से ही बायोलॉजी की क्लास में ले आऊँगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का है, क्या है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसा जानवर खोजा है जिसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, देखिए ऐसा ही अजीबोगरीब जानवर खोजा है, वो किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजा है जिसको जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आने के ज़्यादा चांस हो जाएंगे। ये मैंने केवल 5 ही यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए आयरलैंड, चीन, अमेरिका, इजराइल, इनमें से किस वैज्ञानिक ने ये खोजा है। तो देखिए ये क्या खोजा गया है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये एक जेलीफिश टाइप का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, किस टाइप का है, जेलीफिश टाइप का ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, जो कि एक पैरासाइट है जिसे डिस्कवर किया है इजराइल के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये इजराइल के वैज्ञानिकों ने खोजा है, आपको याद जरूर रखना है। और किस टाइप का ये ऑर्गेनिज्म है, ये जेलीफिश टाइप का एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों को अधिभोग अधिकार प्रदान किए हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश ने अनुसूचित जनजातियों को अधिभोग अधिकार प्रदान किए हैं, ये आपको बताना है कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्षद्वीप ने ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे छोटा एरिया के टर्म्स में बात करेंगे, ये सबसे छोटा हो जाता है, कौन सा, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में एरिया के हिसाब से सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लक्षद्वीप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली इंडियन आर्म्स फोर्स की तीसरी महिला अधिकारी कौन बनी है, ये आपको बताना है, लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर अदिति शर्मा, डॉक्टर माधुरी कानितकर और डॉक्टर पुनीता अरोड़ा और पांसरी बंदोपाध्याय। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन उसी वो महिला है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर माधुरी कानितकर। ठीक है, कौन, डॉक्टर माधुरी कानितकर ये लेफ्टिनेंट जनरल वाली इंडियन आर्म्स की तीसरी महिला अधिकारी बनी हुई है, कौन, डॉक्टर माधुरी कानितकर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेफ्टिनेंट जनरल के बारे में। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है वो सेकंड हाईएस्ट रैंक होती है आर्मी में। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल की आर्मी में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व वन्यजीव दिवस 2020 की थीम क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम वन्यजीव दिवस 2000 थीम की तो बात करेंगे ही, लेकिन इसके बारे में ये बता देंगे ये किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए विश्व वन्यजीव दिवस 2020 की थीम क्या है ये आपको पहले बतानी है। तो देखिए इसकी थीम है हमारी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये विश्व वन्यजीव दिवस 2020 की थीम है, यानी कि वर्ल्ड लाइफ डे 2020 की। ठीक है, देखिए ये किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है, 3 मार्च को ये मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुपोषित माँ अभियान, सुपोषित माँ अभियान हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुपोषित माँ अभियान हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये किया गया है राजस्थान में। ठीक है, ये राजस्थान में शुरू किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिर से हम देखिए बायोलॉजी की क्लास में आ गए हैं, वो 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर बायोलॉजी क्लास आ गई फिर से। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन मानव में मुख्य जनन अंग है, मानव में मुख्य जनन अंग कौन सा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन। ठीक है, ये कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए ये हो जाएगा वृषण, क्या है, यानी कि टेस्टिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वृषण। मानव में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो वृषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन अंटार्कटिका के जीवित रहने के लिए सर्वाधिक विषम स्थलों जैसे गर्म पानी के झरना, गहरा सागर, तापीय छिद्रों और बर्फ में जीवित रह सकता है। देखिए ऐसा कौन सा जो इन 4 ऑप्शन में से एक कौन सा है जो हर जगह पर जीवित रह सकता है, यानी कि चाहे वो गर्म पानी का झरना हो या फिर गहरा सागर हो या फिर तापीय छिद्रों और बर्फ में जैसी जीवित रह सकता है, यानी कि हर जगह पर। तो वो कौन से होते हैं, जीवाणु, अमीबा, युगलीना और विषाणु, इन चारों में से कौन सा है। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु जो है वो हर जगह पे जीवित रह सकता है, जीवाणु आपको हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिनका तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जाता वे किस रूप में संग्रहित होते हैं। ठीक है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन ये है, कार्बोहाइड्रेट जिनका तुरंत इस्तेमाल नहीं होता। ये आपको पता है जो पौधे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और जिनका तुरंत इस्तेमाल नहीं हो किया जा सकता वे किस रूप में संग्रहित हो जाते हैं, यानी कि स्टोर हो जाते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए किस रूप में स्टोर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें पौधे तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी कि पौधे तुरंत इस्तेमाल नहीं करते हैं, वे किस रूप में संग्रहित हो जाते हैं, वो स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्यों में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से 3 अंतःस्रावी ग्रंथि आपको मिल जाएंगी, आपको वो बतानी है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो देखिए पीयूषका ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि और यकृत, इन चारों में से ऐसी कौन सी है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक स्थायी ऊतक का निर्माण करने के लिए स्थायी बनावट, आकार और कार्य ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, स्थायी ऊतक का निर्माण करने के लिए स्थायी बनावट, आकार और कार्य ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कहते हैं हम विभेदन, यानी कि डिफरेंटेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विभेदन हम बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।